कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। संविधान में एक आर्टिकल 30 है जिसमें अल्पसंख्यकों को 2 अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। पहला ये कि वो अपनी मर्जी की संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं कायम कर सकते हैं, और दूसरा ये कि उनका प्रशासन भी अपने हाथ में रख सकते हैं और सरकार को इसमें दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। आर्टिकल 30 वो आर्टिकल है कि अगर पार्लियामेंट भी चाहे तो उसको अमेंड नहीं कर सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर फंडामेंटल राइट्स को आपको अमेंड करना है तो उसके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाइए, जो नामुमकिन है। इसलिए इतना बड़ा मौलिक अधिकार आपको प्राप्त होता है। अब सवाल यह होता है कि वो कहते हैं कि साहब क्या फायदा होगा। अब फायदा यह होगा कि अगर आपको माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट प्राप्त है, चाहे वो शासन द्वारा हो या इस कमीशन द्वारा हो, तो आपको सबसे पहली जो आजादी मिलती वो ये कि आप अपनी संस्था का मैनेजिंग कमेटी या गवर्निंग काउंसिल खुद कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सरकार इसमें मदाखलत नहीं कर सकती और न सरकार कोई अपना मेंबर उसमें ठूस सकती है। दूसरी आजादी आपको यह मिलती है कि आप अपनी संस्था के लिए एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकते हैं। सरकार इसमें भी मदाखलत नहीं कर सकती है, बशर्ते कि वो रीजनेबल हो, कैपिटेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी आपको एक और आजादी मिलती है वो ये कि आप अपनी संस्था में अपनी कम्युनिटी के 100% स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शासन से कोई माली इमदाद ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 29 सब आर्टिकल 2 जो आप पर यह लाजिम करती है कि आप नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी एक रीजनेबल एक्सटेंट तक एडमिट कर सकते हैं, पर उनकी संख्या इतनी नहीं होना चाहिए कि वो आपके माइनॉरिटी स्टेटस को ही खा जाए या खत्म कर दें। एक बात और याद रखिए कि माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त करने से, वो सरकारी सहायता प्राप्त करने से आपका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म नहीं होता है, वो इंटैक्ट रहता है। और एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आजादी जो आपको मिलती है, जो किसी स्टेट गवर्नमेंट को मंजूर नहीं है, वो ये है कि आप अपनी संस्था के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त ये रहेगी कि उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सरकार मुकर्रर करेगी। मतलब सरकार के द्वारा मुकर्रर की गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन भी आपका फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नॉन एक्सप्लॉयटेटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर सिलेक्शन आपका फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है तो सरकार अड़ंगा लगा सकती है। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर आपके इंस्टीट्यूशन में मेल एडमिनिस्ट्रेशन है तो सरकार का पूरा अधिकार है कि वो आपके इंस्टीट्यूशन में दखल दे, इंटरफेयर करे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले ले। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी संस्थाओं में मेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने दीजिए। एक और फ्रीडम आपको मिलती है कि आप अपने टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती। इसमें भी सरकार कोई मदाखलत नहीं करेगी। अब इनके अलावा
और भी आजादियां आपको मिलती हैं, वो ये कि राइट टू एजुकेशन एक्ट एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं कि शायद संस्थाएं पूरी न कर पाए, अन्य संस्थाएं खासतौर से माइनॉरिटीज पूरी न कर पाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो तो लागू नहीं होती, और सही फैसला है। दूसरी ये कि राइट वो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होती। 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है, एक एक्ट पास हुआ है, वो एक्ट इसमें लागू नहीं होता। 27% वाला जो आपको स्टूडेंट्स को एडमिट कीजिए, वो भी पॉलिसी आपको लागू नहीं होती। एक और पॉलिसी रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट भी आपको लागू नहीं होती, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब ये इतने फ्रीडम्स जब आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, तो आप पर भी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, टीचिंग शॉप्स न बनाएं। हमने देखा है, मैं कई इलाकों में गया हूं, वहां कई जगहों में जैन समाज में बहुत गरीबी है, उनके लिए शैक्षिक संस्थान भी नहीं है, वो मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत वैसा दिखता है, क्योंकि ये समाज कभी इन कार्यों में रहा नहीं, लेकिन वक्त की मार है, और उसकी वजह यह है कि उनके पास शिक्षा नहीं है। जबकि आपको मैं बता दूं, ये इतनी टैलेंटेड रेस है कि अगर आप इसको जरा भी मौका मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकती है।